नमस्कार साथियों, नगरपालिका एक्ट रिवीजन की चौथी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब तक हम अध्याय 2 और अध्याय 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 और 3 उसमें हमने 2 में हमने देखा था नगरपालिकाओं के गठन और शासन के बारे में, और धारा 3 से लेकर 50 को हम रिवाइज कर चुके हैं। इसके बाद में हमने देख लिया था अध्याय 3 नगरपालिकाओं का कार्य संचालन और वार्ड समितियां, धारा 51 से लेकर 66 तक ये भी रिवाइज हो चुकी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 4 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 4 का जो शीर्षक है वो है नगरपालिक संपत्ति। यानी नगरपालिका की संपत्ति। यहाँ पर इस अध्याय में हम धारा 67 से लेकर 75 तक समझेंगे और रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं धारा 67 से। धारा 67 का टाइटल है कि नगरपालिका की किसी संपत्ति को धारित या अर्जित करने की शक्ति। यानी ये धारा 67 कहती है कि नगरपालिका किसी भी संपत्ति को, अब किसी भी कौन सी संपत्ति, वो हो सकता है उसकी सीमा के अंदर हो या हो सकता है उसकी सीमा से बाहर भी हो, अपने क्षेत्र की या अपने क्षेत्र से बाहर की संपत्ति को। संपत्ति कौन सी? स्थावर या जंगम। स्थावर मतलब अचल संपत्ति, जंगम यानी चल संपत्ति। अगर हम कहें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को दान से या क्रय से या अन्य किसी भी रीति से धारित कर सकती है, अर्जित कर सकती है। तो यही धारा 67 है, वो ये कहती है कि नगरपालिका अपनी सीमा क्षेत्र में अथवा अपनी सीमा से बाहर भी किसी भी संपत्ति को, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो यानी अचल हो या चल हो, उसे दान, क्रय अथवा अन्य किसी माध्यम से, वो अन्य क्या माध्यम हो सकते हैं अगली धाराओं में और आएगा तो वहां देखेंगे, तो अन्य किसी माध्यम से अर्जित कर सकती है और धारित कर सकती है। तो यही धारा 67 थी। बात करते हैं धारा 68 की। धारा 68 में ये बताया गया है कि भाई सारी संपत्ति जो है वो सभी राज्य सरकार की ही संपत्ति है, लेकिन अगर राज्य सरकार ने किसी संपत्ति को आरक्षित नहीं किया है तो वो फिर नगरपालिका की संपत्ति हो सकती है। तो ऐसे में नगरपालिका उस संपत्ति की न्यासी के रूप में कार्य करेगी। यानी इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी संपत्ति है वो किसकी है? राज्य सरकार की। सभी संपत्ति है, उसके मालिक राज्य सरकार है, लेकिन ऐसी कोई संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने आरक्षित नहीं किया है अपने किसी कार्य के लिए, तो आरक्षित नहीं है, वो जो संपत्ति है वो फिर नगरपालिका की संपत्ति हो सकेगी। लेकिन ऐसे नहीं कि नगरपालिका ही उसकी धनी धोरी बन के बैठ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नगरपालिका केवल एक न्यासी के रूप में, न्यासी या आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए ट्रस्टी के रूप में, एक्ट में इसे न्यासी वर्ड लिया गया है, तो ट्रस्टी के रूप में, एक न्यासी के रूप में उस संपत्ति की देखरेख करेगी, उसका निर्देशन करेगी, उसका प्रबंधन करेगी। अब जो दूसरी बात धारा 68 में इसके अलावा आती है वो ये है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस जमीन को या इस संपत्ति को वापस भी ले सकती है, वापस अधिग्रहित भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए 2 आधार होने चाहिए। पहला आधार ये है, राज्य सरकार इस संपत्ति को पुनः ग्रहित कर सकती है। पुनः ग्रहित करने के 2 आधार है। एक तो ये कि राज्य सरकार को जब ये लगे कि नहीं भाई ये नगरपालिका इस संपत्ति का ढंग से देखभाल नहीं कर पा रही है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुप्रबंध उसका
हो रहा है, तो राज्य सरकार को जब ऐसा लगे तो वह वापस उस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, पुनः गृहीत कर सकती है। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि राज्य सरकार को जब किसी लोकहित के काम के लिए लगे कि इस संपत्ति को एक्वायर करना जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम आ सके, जनहित के लिए काम आ सके, तो वहाँ पर भी ऐसे समुचित कारणों को देखते हुए वह लोकहित में उस संपत्ति को पुनः ग्रहित कर सकती है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। एक इसमें ये भी बताया गया है कि जो नगरपालिका की संपत्ति, वो संपत्तियां क्या क्या है, तो बहुत ही लंबी चौड़ी उसमें लिस्ट है कि जैसे जितनी भी सार्वजनिक भूमियां हैं या सार्वजनिक भवन है, शौचालय हो गए, बाजार हो गए, परकोटे ले लीजिए, या सार्वजनिक मार्ग हो गए हैं, खाद के डिपो, विष्ठा के डिपो, जो भी लाइटें हैं, उपकरण हैं, उद्यान, बाग बगीचे, चौक हो गए, नाली हो गई, सुरंग, पुल, ये सभी नगरपालिका की संपत्ति होंगे। तो इसी के साथ ही धारा 68 यहाँ पर संपन्न होती है। हमने देख लिया कि जो अनारक्षित है राज्य सरकार द्वारा, ऐसी संपत्ति नगरपालिका की हो सकेगी जिस पर न्यासी के रूप में नगरपालिका कार्य करेगी, देखरेख करेगी। किंतु अगर राज्य सरकार को कुप्रबंधन की स्थिति में या लोकहित की स्थिति में उचित लगे तो वह उस संपत्ति को पुनः ग्रहित कर सकेगा। तो ये थी धारा 68। इसके बाद में बात करते हैं धारा 69 की। धारा 69 में यह बताया गया है कि वे अन्य और कौन से माध्यम हैं जिससे नगरपालिका संपत्तियां अर्जित कर सकती है। तो यहाँ पर 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि नगरपालिका किन किन रीतियों से संपत्ति का अर्जन कर सकेगी। तो वो रीतियां हम देखते हैं। इसमें एक तो ये है कि विनिमय द्वारा, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज द्वारा। दूसरी बात यह है कि करार के द्वारा, करार का मतलब हो गया एग्रीमेंट ले लीजिए। तीसरी है कि पट्टे पर किसी से प्राप्त कर सकती है, यानी लीज पर भी ले सकती है। और अगला है अनुदान से, यानी कि ग्रांट के माध्यम से भी संपत्ति प्राप्त कर सकती है। तो 69 में पहली बात ये बताई गई है कि नगरपालिका इन 4 रीतियों से भी किसी संपत्ति को अर्जित या धारित कर सकती है। वो है विनिमय, करार, पट्टे और अनुदान। किंतु इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये सब करने के लिए, यानी ये संपत्ति प्राप्त करने के लिए नगरपालिका को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये अनिवार्य होगी, बिना अनुमति के वो ये कार्य नहीं कर पाएगी। तीसरे बिंदु में यहाँ पर 2 अधिनियमों का भी जिक्र देखने को मिलता है धारा 69 में। पहला तो है भारतीय न्यास अधिनियम 1822 और दूसरा है धार्मिक न्यास अधिनियम 1920। 2 अधिनियम है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882। इनके अधीन कोई भी न्यास बने हैं, न्यास का मतलब ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट गठित हुए हैं, तो नगरपालिका उन ट्रस्टों के साथ में भी हितग्राही हो सकती है। हितग्राही का मतलब साझेदारी कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है। तो ये तीसरा बिंदु ये था कि इन अधिनियमों के अधीन गठित किसी ट्रस्ट के साथ हितग्राही हो सकती है नगरपालिका। तो यही धारा 69 थी कि नगरपालिका इन 4 रीतियों से संपत्ति अर्जित कर सकती है, किंतु इसके लिए उसे राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। और इसके साथ ही ट्रस्ट अधिनियम जो बने हुए हैं उनके अधीन गठित किसी भी ट्रस्ट के साथ में भी नगरपालिका हितग्राही हो सकती है, अपने हितों को साध सकती है। 69 के साथ में ही 69 क का भी जिक्र आता है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 69 क 69 क ये कहता है कि अपने अधिकारों का, किसी व्यक्ति के अधिकारों का समर्पण करके या अभ्यर्पण करके पट्टा अभिलेख प्राप्त करना। यानी किसी व्यक्ति के पास में अपनी जमीन के अधिकार हैं। अधिकार का मतलब उसके पास में ये साक्ष्य है कि भाई ये जमीन मेरी है, यानी कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ।
वो कुछ भी हो सकता है, वो बता सकता है कि भाई देखो मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास में हो, या फिर कि भाई ये मैंने ज़मीन किससे खरीदी थी, वो भी हो सकता है, या उसके पास में रजिस्ट्री हो। इस तरह के कुछ भी जो दस्तावेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके अधिकार। अधिकार किस बात के, कि भाई मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये मेरी ज़मीन है, तो ये जो अधिकार उसके पास में है, किंतु उसके पास में पट्टा नहीं है, तो वो उसका पट्टा नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर स्वामित्व, वो स्वामित्व उसका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने इन अधिकारों का अभ्यर्पण करके, अभ्यर्पण मतलब कि इनको सरेंडर करके, अपने ये अधिकार सरेंडर करके, किसे सरेंडर करके, नगर पालिका को सरेंडर करके, और इसके साथ में ही वो राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित फीस जो है वो भी जमा करवा के, और अपने इन अधिकारों का अभ्यर्पण करके, सरेंडर करके नगर पालिका से फिर उस जमीन का पूर्ण स्वामित्व यानी पट्टा प्राप्त कर सकता है। तो यही धारा 69 क है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के पास में उस जमीन का, जहाँ पर कि वो निवास कर रहा है, उसके अधिकार तो है, दस्तावेज है कि भाई रजिस्ट्री है, या ऐसा कोई प्रूफ है कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन उसके पास में पट्टा नहीं है, तो वो अपना स्वामित्व नहीं बता सकता है। ऐसी स्थिति में पट्टा प्राप्त करने के लिए उसे क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि वह अपने सभी ये अधिकार, वो सारे दस्तावेज नगर पालिका में जमा करवा देगा, और राज्य सरकार द्वारा जो भी फीस विहित की गई है वो फीस जमा करवा के फिर उस जमीन का पूर्ण स्वामित्व या पट्टा विलेख प्राप्त कर सकता है। तो यही धारा 69 क है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं धारा 70 की तरफ। धारा 70 भूमि के अनिवार्य अर्जन की बात कहती है। भूमि का अनिवार्य अर्जन यानी नगरपालिका को अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भूमि चाहिए, तो वो उसको कैसे एक्वायर करेगी, कैसे प्राप्त करेगी। तो धारा 70 ये कहती है कि नगरपालिका सबसे पहले राज्य सरकार को कहेगी कि भाई हमें वो आप भूमि दिलवा दीजिए। राज्य सरकार को अनुरोध करेगी या कहेगी कि भाई मुझे इस पर्पज से ये ज़मीन चाहिए और ये आप दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। तो ऐसा कहने पर, इस अनुरोध पर राज्य सरकार, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है 1894 का एक्ट है, भू अधिग्रहण अधिनियम या भूमि अधिग्रहण अधिनियम कह लीजिए 1894 का। राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करेगी लैंड एक्विजिशन की, और इसके लिए नगरपालिका से उचित मुआवजा भी दिलवाएगी, और इसके पश्चात ही नगरपालिका को वह भूमि प्राप्त हो सकेगी, यानी नगरपालिका का उस भूमि पर, उस संपत्ति पर अधिकार हो सकेगा। तो यह है धारा 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन। यानी नगरपालिका को अगर कोई जमीन चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए, भूमि चाहिए, तो वह राज्य सरकार को अनुरोध करेगी। राज्य सरकार भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक्विजिशन की कार्यवाही करेगी, और साथ ही उचित मुआवजा भी नगरपालिका द्वारा दिलवाएगी। तत्पश्चात ही नगरपालिका का उस भूमि पर अधिकार हो सकेगा। तो ये थी धारा 70। इसके बाद में बात करते हैं धारा 71 की, कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन। आवंटन व नियमन। धारा 71 में ये कहा गया है कि कतिपय भूमियों का जो आवंटन है वो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B के तहत किया जाएगा। ये पर्टिकुलर धारा है आवंटन के लिए, भूमि आवंटन की। तो कतिपय भूमि का आवंटन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B के तहत किया जाएगा, और इसके लिए एक निर्धारित प्रीमियम की राशि है। तो
प्रीमियम की वो निर्धारित राशि जमा करवा के ही उस भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। अब आगे इसमें यह बताया गया है कि ये जो राशि होगी वो कहाँ जाएगी। वो दो जगह जा सकती है, एक तो राज्य सरकार की संचित निधि में उसको जमा करवाया जा सकता है, अथवा जो नगर पालिका की निधि है उसमें भी इस राशि को जमा करवाया जा सकता है। धारा 71 में एक बड़ी ही खास बात कही गई है और वो ये है कि जो सार्वजनिक भूमियां हैं, जैसे कि बाग हो गया, सड़क, फुटपाथ, विद्यालय, बस अड्डे, शमशान आदि की जो सार्वजनिक भूमियां हैं उनका आवंटन और नियमन नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना न जारी करे। यानी ऐसी सार्वजनिक भूमियों का आवंटन और नियमन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ही होगा। तो ये थी धारा 71। इसके बाद बात करते हैं धारा 72 की। धारा 72 में बताया गया है कि नगरपालिका के कार्यों का निष्पादन करने के लिए संविदा पर कार्मिक रखे जाएंगे। तो किस प्रकार से वो प्रक्रिया होगी। धारा 72 ये कहती है कि नगरपालिका के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्मिक लगाए जाएंगे। यानी राज्य सरकार वहां पर संविदा के कार्मिक लगाएगी। और दूसरी बात है कि उनको वेतन भत्तों का जो भुगतान है वो नगरपालिका को करना होगा। किस लिए? नगरपालिका के कार्यों का निष्पादन। धारा 72 ये कहती है कि नगरपालिका के कार्यों का निष्पादन करने के लिए संविदा पर कार्मिक राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, जिनको वेतन भुगतान है वो नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी संक्षिप्त सी है धारा 72। इसके बाद देखते हैं धारा 73। धारा 73 बात करती है संपत्ति के अंतरण और संविदा की। यानी नगरपालिका की संपत्ति का अंतरण यानी कि ट्रांसफर और संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये अंतरण किस प्रकार से होगा। तो धारा 73 ये कहती है कि नगरपालिका अपनी किसी भी संपत्ति को, चाहे वह चल हो या अचल संपत्ति हो, उसका अंतरण कर सकेगी। अंतरण किस प्रकार से कर सकेगी? चाहे तो उसे पट्टे पर दे सकेगी या उसको बेच सकेगी यानी बेचान कर सकेगी, विक्रय कर सकेगी, अथवा संविदा पर दे सकेगी या उसका आवंटन कर सकेगी, अथवा उसका नियमितीकरण कर सकेगी, उसको नियमित कर सकेगी, या अन्य किसी रीति से उसका अंतरण कर सकेगी। धारा 73 बता रही है कि नगरपालिका अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को पट्टे से या बेचान से, आवंटन से, नियमितीकरण से या अन्य किसी भी रीति से अंतरित कर सकेगी यानी ट्रांसफर कर सकेगी। लेकिन ऐसी किसी भी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाएगा जो इस अधिनियम के कानूनों के अनुरूप ना हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर समर्थन न किया जाए या स्वीकृति न दी जाए। यानी इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नगरपालिका किसी भी संपत्ति का अंतरण तभी कर सकती है जब वो अंतरण कानून के अनुरूप हो, यानी कानून से परे जाकर किसी भी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अंतरण के लिए वो कानून के अधिनियमों के अनुरूप होना चाहिए, और उसके लिए दूसरी बात ये है कि सक्षम अधिकारी की ये स्वीकृति चाहिए कि ये अंतरण जो है वो विधिपूर्ण है। विधिपूर्ण होने की स्वीकृति ये घोषित होना बहुत जरूरी है, तभी उस संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है धारा 73 की कि अगर नगरपालिका किसी भी संपत्ति का गलत पट्टा जारी कर देती है, इसको समझ सकते हैं इस तरह से, अगर नगरपालिका गलत पट्टा जारी कर देती है
किसका? सरकारी भूमि का। जिसे अधिनियम की भाषा में उसमें नजूल शब्द भी आया है। नजूल संपत्ति पर अगर गलत पट्टा जारी कर दिया जाता है या फिर कि अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पट्टा जारी कर दिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा पर अतिक्रमण करके या उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है, तब फिर क्या किया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर नजूल शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा। नजूल का मतलब है सरकारी आबादी भूमि। ठीक है, तो धारा 73 का तीसरा बिंदु ये कह रहा था कि अगर नगरपालिका द्वारा किसी भी नजूल संपत्ति पर कोई गलत पट्टा जारी कर दिया जाता है या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई पट्टा दे दिया जाता है अथवा कोई व्यक्ति गलत तरीके से अतिक्रमी के रूप में नगरपालिका की संपत्ति पर काबिज हो जाता है, तो लोक परिसर अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम, आपको दिख रहा होगा शायद, अधिनियम 1964, इसके अधीन कार्यवाही की जाएगी और जिसने भी गलत कब्जा किया है या गलत पट्टा प्राप्त किया उसको वहां से बेदखल किया जाएगा, बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ इस अधिनियम का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही धारा 73 पूरी हो गई है। धारा 73 संपत्ति के अंतरण और संविदा से संबंधित थी कि नगरपालिका अपनी किसी भी चल अचल संपत्ति को पट्टे से, विक्रय से या फिर अंतरण से, इस किसी भी तरीके से वो उसको अंतरित कर सकती है, किंतु ऐसे किसी भी संपत्ति का अंतरण नहीं करेगी जो कानून के अनुरूप ना हो और सक्षम अधिकारी द्वारा विधिपूर्ण घोषित ना हो। और अगर ऐसा कोई गलत पट्टा जारी कर भी दिया जाता है या कानूनों का उल्लंघन कर दिया जाता है या कोई अतिक्रमी काबिज हो जाता है, तो फिर वहां पर अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। तो इसी के साथ ही धारा 73 भी पूरी होती है। बात करते हैं धारा 74 की। धारा 74, इसका टाइटल है संपत्ति की तालिका। तालिका मतलब कि एक सूची, लिस्ट व मानचित्र यानी नक्शा, ये तैयार करना होगा। तो नगरपालिका अधिनियम की धारा 74 ये कहती है कि एक्ट लागू होने के 1 वर्ष के भीतर, एक्ट लागू होने के 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका की जो समस्त भूमियां हैं, समस्त संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्ति? स्थावर संपत्ति। समस्त स्थावर संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया जाएगा, विवरण तैयार किया जाएगा, जो 2 फॉर्म में होगा। एक तो तालिका के रूप में और दूसरा उसका नक्शा भी बनाया जाएगा। और ये जो पूरी सूचना है वो निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। और इसके साथ ही धारा 74 में जो दूसरी बात है वो ये कही गई है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा वो नगरपालिका की समस्त संपत्तियों का, समस्त स्थावर संपत्तियों का प्रतिवर्ष एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। वार्षिक विवरण तैयार करेगा जिसमें अगर कोई चेंजेस आता है स्थावर संपत्तियों में, वे स्थावर संपत्तियां जो नगरपालिका में निहित है या नगरपालिका द्वारा अर्जित की गई है, अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, चेंज आने की स्थिति में वो उन्हें नगरपालिका के समक्ष भी रखेगा और उसकी एक कॉपी निदेशक को भी भेजेगा। तो बड़ी ही सिंपल है। 74 संपत्ति की एक रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी तालिका नक्शा बनाया जाएगा एक्ट लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और उसे डायरेक्टर को भेजा जाएगा और कोई चेंजेस आता है तो उसको अपडेट किया जाएगा और आगे सूचित भी किया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं धारा 75। धारा 75 ये कहती है कि नगरीय भूमि और जो संपत्तियां हैं उनका अभिलेख तैयार किया जाएगा, उनका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, लेकिन नगरपालिका अकेले नहीं करेगी। धारा 75 ये कहती है कि नगरपालिका अन्य विभागों के प्राधिकारियों के साथ में, अन्य विभागों के प्राधिकारियों के साथ में परामर्श करेगी।
उनके परामर्श से जितनी भी नगरीय भूमि है या निजी संपत्ति है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करेगी, और तैयार करेगी उसे संधारित करेगी यानी संभाल के रखेगी, और फिर उसे अद्यतन करेगी, अपडेट करती रहेगी। तो ये थी धारा 75, और इसी के साथ ही अध्याय 4 नगरपालिका संपत्ति 67 से 75 यहाँ पर पूरा होता है। एक बार पुनः इस अध्याय 4 को रिकेप कर लेते हैं। हमने धारा 67 से 75 देखी। 67 में हमने देखा था कि नगरपालिका की संपत्ति को अर्जित और धारित करने की शक्ति है। 68 में दान और क्रय से, और 68 में ये बताया था कि जो भी संपत्ति अर्जित और धारित हो रही है दान और क्रय से, वो संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी। 69 में बताया था कि अन्य रीतियों, चाहे पट्टा हो गया या फिर अनुदान या विनिमय से या करार से भी संपत्ति अर्जित की जा सकती है। 69 क में हमने देखा था कि अपने अधिकारों का अभ्यर्पण करके भी पट्टा अभिलेख प्राप्त किए जा सकते हैं। और 70 में हमने देखा था कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके द्वारा भी भूमि का अनिवार्य अर्जन किया जा सकता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाके 71 में हमने देखा था कि 90B के तहत भी कतिपय भूमि का आवंटन और नियमन हो सकता है, किंतु जो सार्वजनिक भूमि है वो गजट नोटिफिकेशन के बगैर आवंटन और नियमन नहीं होगा। उसके बाद में हमने 72 में देखा था कि संविदा पर कार्मिक राज्य सरकार रखेगी किंतु पेमेंट नगरपालिका देगी। 73 में हमने देखा था कि भाई संपत्ति का अंतरण किया जा सकेगा, नगरपालिका द्वारा संविदा पर दी जा सकेगी, किंतु कानून के अनुरूप होनी चाहिए, और कानून के अनुरूप नहीं है तो फिर बेदखली कर दी जाएगी। 74 में कहा कि भाई नगरपालिका की जो भी संपत्ति है उसकी एक तालिका बनाओ, नक्शा बनाओ और उसको अपडेट करते रहो। और 75 कहती है कि इस अभिलेखों के संधारण में अन्य विभागों के साथ में भी परामर्श किया जाएगा। तो ये था अध्याय 4, और ये सभी धाराएं आपको जरूर रिवाइज हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, याद भी हो ही गई होगी। तो बने रहिएगा अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने विचारों से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत करवा सकते हैं।